नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मांग में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस 2024 को टारगेट करते हुए हम लोग एक सीरीज की रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सारे शेड्यूल्स और सारे पार्ट्स। इन तीनों में से देखिए मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल आते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा, देखेंगे तो इससे बाहर से नहीं ही आएगा और वो आसान रहता है। कभी कभी क्या रहता है ना, मैचिंग में ज़्यादातर रहता है, तो उसमें अगर मान लीजिए 2 से 3 भी आपको आता है तो एक एलिमिनेट भी हो जाता है, तो हो जाता है। थोड़ा ध्यान देंगे तो हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, मतलब जो भारत का नाम है क्या है। तो इंग्लिश वर्जन है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट, तो मतलब इंडिया दैट इज भारत। और जो हिंदी वर्जन है उसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया। तो जो नेम है इंडिया भी है और भारत भी है। ठीक है। दूसरा क्या है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नया स्टेट बनाने का प्रोविजन है इसमें, कैसे बनता है। तीसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बाय अल्टरेशन ऑफ एरिया, मतलब किसके एरिया चेंज कर दिया, बाउंड्री चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया, तो ये प्रोविजन इसमें है आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 14 क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, लॉ के बिफोर सभी लोग इक्वल होंगे, 14वां में। और 15वां क्या है कि स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसी में जो आर्टिकल 15 है, इसी में जो स्पेशल प्रोविजन कर सकता है वीकर सेक्शन के लिए, वो इनइक्वलिटी नहीं होगी। ठीक है। जैसे कि वोमेंस के लिए रिजर्वेशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, SC ST के लिए है। तो जो जहाँ पे एजुकेशन में रिजर्वेशन की बात आती है, चाहे वोमेन के लिए हो, SC ST के लिए हो, आर्टिकल 15 में है। और EWS के लिए भी। और इसी तरीके से पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जहाँ बात आती है तो वहाँ पे भी आर्टिकल 16 में आता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। और इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी में फिर क्या है, जो वीकर सेक्शन है जैसे वोमेन्स हैं, SC ST हैं, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है, कर सकते हैं। ठीक है। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जहाँ होगा तो 16 होता है, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है तो 15 होता है। ठीक है। और 17वां क्या है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को एबोलिश करने का इसमें प्रोविजन है। बस इसमें डिफाइंड नहीं है अनटचेबिलिटी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उस टाइम पे, उनको पता था कि सबको पता है कि अनटचेबिलिटी क्या है, तो उसको एबोलिश करना है। ठीक है। 18वां में क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स में क्या है कि ये आर्टिकल बताता है कि अब जो भी टाइटल्स हैं वो एबोलिश करेंगे और स्टेट टाइटल देगा भी नहीं। तो अब देखिए एबोलिशन ऑफ टाइटल में क्या है कि पहले कैसर हिंद और राय बहादुर इस तरह से टाइटल देते थे, जो जो ब्रिटिशर्स थे लोगों को खुश करने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए, तो वो सब टाइटल वगैरह बंद होगा। आप कहेंगे कि जो ये है क्या कहते हैं, भारत रत्न और ये सब है, ये भी तो टाइटल है। तो ये टाइटल नहीं है, ये इसमें क्या है कि ये जस्ट रिकॉग्निशन है उनके काम का, जैसे कि कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उनको रिकॉग्नाइज करता है, और इसको टाइटल की तरह से यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि भारत रत्न, कोई ऐसे टाइटल नहीं यूज कर सकता है इसको। ठीक है। 19 क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। देखिए आप कुछ भी बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इसका प्रोविजन देता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं कि मान लीजिए ऐसा कि नहीं, कुछ आप ऐसा बोल रहे हैं कि दंगा हो जाए, तो इस टाइप का ऐसे नहीं बोल सकते हैं ना, तो रिस्ट्रिक्शंस भी हैं इसमें। ठीक। 20वां क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अच्छा, ये ना जो ऑफेंसेस के कन्विक्शन के अगेंस्ट रहता है। 21वां क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये बहुत ही वाइड स्कोप है इसका, आर्टिकल 21 है ना, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है। मतलब जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए। ठीक है। 22वां क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी को अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया। हाँ, इसमें एक होता है कि एक प्रिवेंटिव डिटेंशन है, कि इसमें अगर इसके अगेंस्ट अगर आप डिटेन करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में, तो 3 महीने तक, ठीक है, बिना किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए हुए रख सकते हैं। लेकिन वैसे अगर अरेस्ट करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा क्या कारण है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा आपको। 23वां इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार पूछा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर के अगेंस्ट है। ठीक है। ये प्रोहिबिट करता है कि किसी को, मतलब बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन कह सकते हैं इसमें। 24वां क्या है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है आप चिल्ड्रेन इन फैक्ट्रीज, छोटे बच्चों को, आप 14 साल से छोटे बच्चों को किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। 15वां क्या है, फ्रीडम एंड कंसाइंस ऑफ रिलीजन, है ना, कि कोई भी कैसा भी किसी को कैसा भी रिलीजन है वो अपना प्रोपिगेट कर सकता है, मान सकता है। ठीक है। अपनी पूजा कर सकता है कैसे भी।
15वां मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन कह सकते हैं। और ये मतलब इंडिविजुअल है। 26वां क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, जो रिलीजन है, रिलीजियस अफेयर है उसको मैनेज करने के लिए ये है। हाँ, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होता है। ऐसा है कि आपको फ्रीडम तो है मैनेज करने के लिए, लेकिन उसमें ये है कि कहीं पब्लिक ऑर्डर नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, हेल्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनके अगेंस्ट फिर ना, अगर मान लीजिए कहीं पब्लिक ऑर्डर है और डिस्टर्ब हो रहा है तो स्टेट क्या है कि उसको फिर इंटरफेयर कर सकता है, अदरवाइज स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। 29वां क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के बारे में है ये। और ये बहुत बार आर्टिकल पूछा गया, आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने के लिए उसको मैनेज करने के लिए आर्टिकल कौन सा है, 30, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। आर्टिकल 30 क्या है कि माइनॉरिटी जो है उसको रिलीजियस माइनॉरिटी जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, और उसको मैनेज कर सकते हैं उसके अफेयर्स को। 32वां क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं। और देखिए ये अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आर्टिकल 32 को वो कहते थे कि दिस इज द सोल, आत्मा है। और संविधान की आत्मा क्या है कि आर्टिकल 22। तो दो तरह से क्वेश्चन बनता है देखिए इसमें कि संविधान की आत्मा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो आर्टिकल 32 है, बाकी जो प्रियम्बल है उसको संविधान की आत्मा कहते हैं। तो संविधान की आत्मा प्रियम्बल को बोलते हैं, लेकिन प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हिसाब से संविधान की आत्मा क्या है, आर्टिकल 32। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है कि जो भी अगर आपका फंडामेंटल, आपको लगता है किसी को भी इंडिविजुअल को कि फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट वेरियस रिट्स जारी करता है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। और 39 ये क्या है कि फ्री लीगल एड है, मतलब किसी को भी फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगा स्टेट। 40वां क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 40 क्या है कि विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन इसमें। 41वां क्या है, राइट टू वर्क। ठीक है, 43 क्या है, लिविंग वेजेस है। और 44वां यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, 48वां क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, 48वां है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। और 48 ये जो है दैट इज प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट से है। ठीक है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और जो फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ है उनको प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, सेफगार्ड करना है। ठीक है, 48 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। 50वां क्या है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल कई बार पूछा है। 50वां, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब जो जुडिशरी है मतलब न्यायपालिका है और एक कार्यपालिका है उसका सेपरेशन। 51वां कई बार पूछा है, तो 51वां क्या होता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। 51वां क्या है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, इसके बाद 53 क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, आर्टिकल 53 क्या कहता है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन इज टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के नाम पे सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं, आर्टिकल 53 कहता है। आर्टिकल 54 क्या कहता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, और क्या तरीका होगा, क्या मैनर होगा, वो 55वां में दिया हुआ है, द इलेक्शन का मैनर होगा, दैट इज इन द 55। और 57 क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट है ना वो इलिजिबल है री इलेक्शन के लिए, और कितनी बार भी वो लड़ सकता है चुनाव, कितनी बार भी री इलेक्ट। और आपको बता दें कि पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके बाद कोई भी दोबारा राष्ट्रपति नहीं बना है, राजेंद्र प्रसाद जी ही 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, 58वां क्या है, क्वालिफिकेशन, ये थोड़ा सा ये देख लीजिए, क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन फॉर प्रेसिडेंट। देखिए जो प्रेसिडेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, वो 58 में दिया हुआ है। 60वें में जो 60 है, ओथ एंड अफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट, तो जो आर्टिकल 60 है उसमें प्रेसिडेंट के जो शपथ का प्रारूप क्या होगा और कौन कराएगा, ऐसे दिए, इनका शपथ कराते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रपति का, ये सारा दिया है आर्टिकल 60 में। बाकी सबका ना जो अथॉरिटीज़ हैं उसमें दिया हुआ है, शेड्यूल्ड में दिया हुआ है, लेकिन ये ओथ एंड अफर्मेशन प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्टली एक आर्टिकल ही दिया हुआ है, आर्टिकल 60। वाइस प्रेसिडेंट का भी दिया है और प्रेसिडेंट का भी दिया है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए अलग आर्टिकल है। 61वां क्या है, इम्पीचमेंट। देखिए अभी तक भारत में तो कोई इम्पीचमेंट हुआ नहीं किसी प्रेसिडेंट का, लेकिन प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है जो प्रोसीजर है वो 61 में दिया हुआ है। देखिए
जो यूएस से इंस्पायर्ड है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच किया गया था, इम्पीच हो नहीं पाया था लेकिन स्टार्ट हुआ था इम्पीचमेंट किसका, डोनाल्ड ट्रंप का। तो इम्पीचमेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव करते हैं, तो ठीक है, तो वो संसद में होता है। 64वां क्या है आर्टिकल, द वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। जो वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन से होता है जो भी है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ना कि राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ठीक है। 72वां क्या है, प्रेसिडेंट है ना जो क्षमादान कर सकता है। 72वां क्या है, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो 72 में प्रेसिडेंट ना किसी की मृत्यु दंड को भी क्षमादान कर सकता है। 74वां में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस के लिए एक आर्टिकल है, कौन सा, 74वां, जो कहता है कि देयर शुड बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं और प्रेसिडेंट इनके एडवाइस पे काम करता है। 75वां आर्टिकल क्या है, तो प्रोविजन एज ए मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का प्रोविजन इसमें है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, 2 बार हो गया ये। 76 अटॉर्नी जनरल। देखिए ये 76 कई बार पूछा गया, अटॉर्नी जनरल होता है। अटॉर्नी जनरल क्या होता है कि एक ऐसा अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इनकी क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो अटॉर्नी जनरल जो होता है सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने की क्राइटेरिया जो होता है, वही क्राइटेरिया इनके लिए है। और ये प्रेसिडेंट के प्लीजर पे, जो प्रेसिडेंट जब तक चाहेगा उस तब तक कार्य करेंगे, और फिर प्रेसिडेंट जब चाहे तब इनको हटा सकता है अटॉर्नी जनरल को, ठीक है। और इसमें ना कई बार बहुत पूछा जाता है, अभी शायद 1-2 बार अभी किसी क्वेश्चन में पूछे, किसी पेपर में पूछा था कि अटॉर्नी जनरल ना प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत काम करता है। तो प्रधानमंत्री, वो गलत था स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री नहीं होता, क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट जब चाहे तब इनको हटा सकता है। जनरली क्या होता है कि जब नई सरकार आती है तो अटॉर्नी जनरल रहता है, जब सरकार गिर जाती है, दूसरी सरकार आती है, तो अटॉर्नी जनरल खुद ही हट जाता है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल बेसिकली जो प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट होती है ना, वो लोग अपॉइंट करते हैं अपने हिसाब से। अच्छा हाँ, अपॉइंट लेकिन करता कौन है अटॉर्नी जनरल को, तो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। 79 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पार्लियामेंट में देखिए 79 आर्टिकल है, क्या कहता है, पार्लियामेंट में कौन कौन सा होगा, तो पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट तीनों मिलकर पार्लियामेंट बनता है, ठीक है। तो इसमें ये भी कई बार पूछा है, एक बार ऐसे पूछा है कि पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा तीनों आते हैं, क्योंकि जो रोज राज्यसभा और लोकसभा जो भी आपका कानून पास करते हैं, जो भी बिल पास करते हैं, तब तक कानून नहीं बनता, वो तब तक एक्ट नहीं बनता जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं कर देता है। तो इस तरह से रीजन एसर्शन टाइप का, कथन कारण टाइप का भी देता है। तो पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, तो प्रेसिडेंट आता है, राज्यसभा, लोकसभा। 80वां क्या है, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब जो राज्यसभा है उसका कंपोजिशन क्या होगा, ये डिटेल दिया हुआ है इसमें। 93वां क्या है कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउसेज ऑफ द पीपुल। समझ रहे थे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कैसे होंगे। एक होता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि जब ना कोई भी जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है, नई नई जब मेंबर आते हैं, तो उनको एक शपथ दिलाने के लिए किसी जो सबसे वरिष्ठ होता है उसको प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया जाता है। वो सबको शपथ दिलाता है, बस उसका वही काम होता है। फिर स्पीकर का चुनाव हो जाता है तुरंत, और जो स्पीकर और फिर डिप्टी स्पीकर, और फिर ये लोग कार्य करते रहते हैं, ठीक है, अगले चुनाव तक। जब तक अगला चुनाव नहीं हो जाता तब तक ये लोग बने रहते हैं अपने पद पे, ठीक है। 100वां क्या है, आर्टिकल 100 क्या है, वोटिंग इन द हाउस। तो वोटिंग जो होगा, तो इसके वोटिंग का क्या प्रोसीजर होगा, कैसे होगा, ये 100वें में दिया हुआ है, ठीक है। और कोरम, हाँ, वैकेंसी कोरम का क्या है कि देखिए अगर कोई पार्लियामेंट की सीटिंग है तो उसमें कोरम के लिए 1/10, कई बार क्वेश्चन पूछा है, कोरम में क्या है, 1/10 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि 545 सीट है लोकसभा में, तो 545 का 10% कितना हुआ, तो 55। तो 55 लोग होने चाहिए। अगर मिनिमम 55 लोग नहीं है तो फिर वो सीटिंग नहीं माना जाएगा, मिनिमम 55 होने चाहिए, मतलब 1/10 लोग होना चाहिए। ज्वाइंट सीटिंग 108, ज्वाइंट सीटिंग बोथ हाउसेस ऑफ। देखिए ज्वाइंट सीटिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई साधारण बिल है वो फंस गया, जैसे एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरा हाउस नहीं पास कर रहा है, साधारण बिल की बात कर रहे हैं, तो ज्वाइंट सीटिंग होती है। ज्वाइंट सीटिंग बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट। ज्वाइंट सीटिंग कॉल कौन करेगा, प्रेसिडेंट। और उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होगा, तो देखिए ज्वाइंट सीटिंग में ना लोकसभा को थोड़ा सा एडवांटेज रहता है, लोकसभा के नियमानुसार चलती है ज्वाइंट सीटिंग, और लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो प्रिसाइड करता है, नहीं तो उसका डिप्टी स्पीकर। इन दोनों के एब्सेंस में फिर राज्यसभा का
डिप्टी चेयरमैन, मतलब चेयरमैन नहीं कभी वो प्रिसाइड करता है, डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड करेगा, अदरवाइज कोई एक अपॉइंट करेंगे ये लोग उस हिसाब से। ठीक है, तो ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट कॉल करता है और प्रिसाइड कौन करता है कि स्पीकर ऑफ लोकसभा। 109वां क्या है, स्पेशल, अच्छा, स्पेशल प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। देखिए मनी बिल का प्रोसीजर क्या होगा कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और ये सब जो दिया हुआ प्रोविजन किसमें, 109 में। और 110 क्या है, डिफिनीशन ऑफ मनी बिल। मनी बिल क्या है, तो मनी बिल में ये प्रोविजन होने चाहिए। और एक और चीज़, कोई बिल मनी बिल है या नहीं बिल है, तो वो स्पीकर अगर कह दिया कोई बिल मनी बिल है तो बस वो बिल मनी बिल है। ठीक है, इसको किसी कोर्ट में कहीं ऐसे नहीं चैलेंज किया जा सकता कि अरे ऐसे कैसे हो गया, स्पीकर ने कह दिया कि ये मनी बिल है तो है, मतलब स्पीकर का जो डिसीजन है दैट इज द फाइनल। तो मनी बिल 110 में डिफाइन किया गया है। 111वां क्या है, एसेंट टू बिल। जो बिल है उस पर जो साइन करता है प्रेसिडेंट, तो उसमें वो प्रोसीजर है कि वो वीटो पावर यूज कर सकता है, एब्सोल्यूट वीटो, या फिर बैक रिटर्न कर सकता है हाउस को, ये सब दिया हुआ है। एसेंट मतलब जो राष्ट्रपति क्या है साइन करेगा कैसे, 111 में। 112वां क्या है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार पूछा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए बजट कहीं नहीं है संविधान में, बजट नाम का कोई वो नहीं है, हाँ यही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 112 आर्टिकल में। और 116 क्या है, वोट एंड अकाउंट। देखिए जब बजट पास होता है तो बजट अभी टाइम रहता है, और बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के एक पैसा भी कंसोलिडेटेड फंड से नहीं निकाला जा सकता है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड निकालने के लिए तो एक वोट एंड अकाउंट होता है कि एडवांस में ही 2 महीने का, जैसे मान लीजिए 1-2 महीने टाइम लगता है, तो जनरली 2 महीने का जो बिल का एक मोटा मोटा है वो निकाल लेते हैं, इसी को वोट एंड अकाउंट कहते हैं, एडवांस में निकाल लेते हैं मतलब। ठीक है, एडवांस में निकाल क्या लेते हैं, एडवांस में इसको अप्रूव कर लेते हैं, वोट एंड अकाउंट। 117 क्या है, स्पेशल प्रोविजन एज, अच्छा फाइनेंस बिल के लिए। देखिए स्पेशल प्रोविजन एज टू द फाइनेंस बिल मतलब क्या हुआ कि देखिए हर फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हर मनी बिल फाइनेंस बिल होता है। फाइनेंस बिल कैटेगरी 1-2 होता है, तो 1-3, तो इसमें क्या होता है कि मनी बिल नहीं है, तो ये मनी बिल का क्या है, देखिए 110 में जो मनी बिल है, 109 में प्रोसीजर है, 110 में मनी बिल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और राज्यसभा की पावर नहीं होती। राज्यसभा में देखिए डिस्कशन वगैरह तो होगा, लेकिन राज्यसभा वोट नहीं करती है मनी बिल पे, लेकिन जो अगर फाइनेंशियल बिल है तो राज्यसभा उसमें फिर वोट वोट करती है, सारा साधारण बिल जैसा ही अधिकार रहता है उसमें, किसमें, फाइनेंशियल बिल में। 122वां क्या है, कोर्ट। देखिए पार्लियामेंट में जो प्रोसीडिंग्स होती है ना, वो कोर्ट उसको इंक्वायर नहीं करती है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कोर्ट में कोई इंक्वायरी नहीं होगी। पार्लियामेंट ना सॉवरेन होती है, विद इन द बाउंड्री, पार्लियामेंट के अंदर कर कोई किसी को कुछ भी कह दे तो उसका ऐसा नहीं मानहानि का हवा दावा वावा नहीं कर सकता कोई। 122 में क्या है, कोर्ट में जो इंक्वायर नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग में क्या हो रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से एक इसमें लिखा नहीं, 118 है, 118 में क्या है कि कोर्ट क्या कह रहा है। कोर्ट में ना, कोर्ट में जैसे कि जजेस हैं, ये जजेस के बारे में पार्लियामेंट में कहीं कुछ ऐसे डिस्कशन नहीं होने लगेगा, देखो जज ऐसे ऐसे कर रहा है। हाँ ये तब हो सकता है जब इम्पीचमेंट का प्रोसीजर हो, तो इसीलिए देखिए कोई मिश्रा जी थे जज, तो उनको ना, इनको पता है कांग्रेस को इम्पीच नहीं कर सकते, लेकिन उनके बारे में कुछ कहना है तो ऐसे बोलेंगे तो बोल नहीं सकते, तो इम्पीचमेंट के लिए ले आएंगे, फिर वहां बोलेंगे कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा है, ठीक है, तो ये होता है। तो 118 में मतलब कि पार्लियामेंट में जजेस के बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा, 122 में कोर्ट में पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है कुछ नहीं बोला जाएगा, डिस्कशन होगा, ठीक है। इसी तरीके से 1-2-3 देखिए, जो प्रेसिडेंट है ना ऑर्डिनेंस पास करता है किसमें, आर्टिकल 1-2-3 के हिसाब से। और 124 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, ये सब दिया रहता है 124 में, ठीक है। और फिर 129 क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है दैट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दे दिया है तो उस निर्णय को मतलब एक तरह कानून का रूप ले लेता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया है तो वो एक कानून की तरह काम करेगा। एक और चीज जो हायरार्की क्या होती है कि देखिए अगर मान लीजिए कोई लॉ है बना हुआ है लेकिन वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसके, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा। और लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज लिखी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसके अगेंस्ट है, तो सबसे ऊपर रहता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है वो माना जाएगा, उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, उसके बाद में कोई एक्ट आता है, ठीक है। तो
ये रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट है वो एक तरह से लॉ की तरह काम करेगा, ठीक है, वो लॉ ही हो गया एक तरह। 137 क्या है, रिव्यू जजमेंट। जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है और वो उनको लगता है कि ये कुछ इसमें ऐसा हो गया है, तो उसको रिव्यू कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर होती है। कौन सा, 137। 143 क्या है, 143 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, ये कनाडा से ही इंस्पायर्ड है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसमें क्या होता है बेटा कि 143 जो है ना, प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू 143 प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है किसी विषय पे कि अच्छा ये इसके बारे में सलाह, तो और वो सुप्रीम कोर्ट फिर सलाह देता है। 148 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि सबसे पावरफुल अथॉरिटी होती है कंप्यूटर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सीएजी इतना बड़ा अथॉरिटी है कि इसके ये मॉनिटर करता है, जो सारे पैसे ना एक एक पैसे का हिसाब ये कर रखता है। तो मतलब ये सीएजी क्या होता है कि जो भी पैसे निकल रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड से उसको फिर वो ऑडिट करता है, ठीक है, कि पैसे निकल रहे हैं जिस मध्य में निकल रहे हैं वहीं खर्च हो रहे हैं क्या है, ठीक है। तो सीएजी आपको याद भी होगा शायद कि सीएजी रिपोर्ट के जो 2G जो घोटाला हुआ था, सीएजी के रिपोर्ट के बेसिस पे ही वो फिर केस भी फाइल हो गया था और लोग जेल वेल भी चले गए थे। फिर बाद में हुआ कि कुछ घोटाला ही नहीं हुआ, चलिए वो अलग चीज़ है। तो 153 क्या है, गवर्नर ऑफ स्टेट, ये डिफाइंड है कि जो गवर्नर होंगे स्टेट्स के तो उनके बारे में है। और दूसरा ये देखिए 154 क्या है, जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट है। 154 क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट जो है वो गवर्नर के नाम होगा, सारा जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है स्टेट का गवर्नर के नाम होगा, मतलब पूरे गवर्नर है दैट इज एग्जीक्यूटिव हेड है किसका, स्टेट का। 155 क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, तो बाय प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। 161 क्या है, पावर ऑफ गवर्नर टू पार्डन ग्रांट्स। देखिए आर्टिकल 72 क्या है, राष्ट्रपति जो है कि पार्डन करता है, क्षमादान करता है, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति, आर्टिकल 161 में गवर्नर। अब 161 और 72 में क्या डिफरेंस है, तो 161 में जो गवर्नर का क्षमादान करने का है, तो गवर्नर क्षमादान मृत्युदंड को नहीं कर सकता, मृत्युदंड नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी कर सकता है। तो कई बार क्वेश्चन आया है ऐसे करके, तो आप ध्यान रखिएगा कि गवर्नर मृत्युदंड को नहीं कर पाता है, ठीक है। और 163 क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगेन जैसे वहां पे था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर के लिए, वैसे ही स्टेट्स के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, एड एंड एडवाइस गवर्नर। जो गवर्नर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करता है, ठीक है। और 164 वही कि एक चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। 165 क्या है, एडवोकेट जनरल। वहां 76 था अटॉर्नी जनरल के लिए, और यहाँ पे 165 है एडवोकेट जनरल के लिए, ठीक है। एडवोकेट जनरल जो होता है स्टेट का जो होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, और अटॉर्नी जनरल होता है वो सेंटर का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। जो 76 के हिसाब से अटॉर्नी जनरल होता है भारत के किसी भी कोर्ट में वो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करता है। और एडवोकेट जनरल होते हैं जो ये इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है एडवोकेट की, तो एडवोकेट जनरल स्टेट के हैं, तो हाई कोर्ट का जो जज होता है उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वही क्वालिफिकेशन एडवोकेट जनरल की होनी चाहिए, और ठीक है। और एडवोकेट जनरल स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये गवर्नर अपॉइंट करते हैं और गवर्नर जब चाहे तब इनको हटा सकते हैं, इसको एडवोकेट जनरल को। आर्टिकल क्या है, 165। 169 एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब राज्य का जो विधान परिषद होता है, विधान परिषद का क्रिएट करना या उसको खत्म कर देना कहाँ रहता है, आर्टिकल 169 में। जैसे यूपी में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बिहार में है, ठीक, महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर में भी था वो तो खत्म हो गया, ठीक है, आंध्रा में है, तेलंगाना में है, अभी उड़ीसा ट्राई कर रहा है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होता है कि वो जैसे कि आपका राज्यसभा है उसी टाइप का रहता है स्टेट में। अब ये परमानेंट चलता रहता है ये इसमें ना, लेकिन इसको जैसे राज्यसभा है वो तो कॉन्टिन्यूशन में चलती रहती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो मतलब विधान परिषद, इसको खत्म भी किया जा सकता है अगर स्टेट चाहे तो उसको एक बिल पास कर दे स्टेट 2/3 मेजॉरिटी से, फिर पार्लियामेंट उसको खत्म कर सकता है। मतलब बनाना खत्म करना किसके, पार्लियामेंट करता है, लेकिन जो विधानसभा है विधानसभा को एक खत्म करने के लिए नहीं, विधानसभा एक बिल पास करेगी 2/3 मेजॉरिटी से, फिर वो पार्लियामेंट उसको खत्म कर देगा, ठीक है।
और 200 में क्या है, एसेंट टू बिल, जो गवर्नर है बिल पे साइन करता है, वही सब सेम प्रोसीजर है। अच्छा, एक 201 आर्टिकल है, ये बड़ा मिसयूज भी होता है इसका, जब गवर्नर मतलब स्टेट में दूसरी पार्टी का रूल है और सेंटर में दूसरी पार्टी का। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नर है ना, किसी भी बिल को वो साइन करने के बजाय प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लेता है, प्रेसिडेंट को भेजता है, और उसके लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसकी आलोचना भी करी है। जैसे मान लीजिए कि यूपी में सपा की गवर्नमेंट है, सेंटर में कांग्रेस की है, तो अब मान लीजिए कोई ऐसा है टसन, उनको लगता है ये बिल नहीं पास करने देना है, तो वो जो राज्यपाल है क्या करता है, रोक लेता है बिल को। ठीक है, वो प्रेसिडेंट के लिए कि प्रेसिडेंट से हम कंसीडर करेंगे, सलाह लेंगे, और फिर वो इस तरह से टसल में जो बिल होते हैं जो रुक जाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं और चलता रहता है। दिल्ली में कुछ इस तरह से ही रहता है, लेकिन वो चलिए। अच्छा, 213 जैसे 1 2 3 क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस पास करता है, कितना 1 2 3 में, और उसमें ना आगे पीछे कर लीजिए 2 1 3, 113 वहां था, 213 यहाँ है, तो गवर्नर ऑर्डिनेंस पास करता है। कब, जब जो आपका विधानसभा है जो उस समय सत्र में ना हो, मतलब चल नहीं रही हो। देखिए 214 में हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, जो हाई कोर्ट्स हैं स्टेट्स की, उनका कॉन्स्टिट्यूशन और ये है। और फिर ये देखिए 215 हाई कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो हाई कोर्ट है ना, ये इनका भी जो भी जजमेंट है उनका जो वैल्यू होती है, मतलब जो हाई कोर्ट का एक जजमेंट है वो एक तरह से कानून ही हो गया। तो अब देखिए वहाँ पे 129 था सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट में 215। ठीक है, 216 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट। और 217 में क्या है, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। 217 में जो देखिए अपॉइंट जजेस का जो अपॉइंटमेंट होगा, मतलब क्या क्वालिफिकेशन होगा और क्या होगा कैसे, ये सब 217 में दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट 217 में। ठीक है, एक और चीज़, जो हाई कोर्ट के जज हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनके जो रिमूवल होता है ना, इनका रिमूवल इम्पीचमेंट जैसा ही होता है प्रोसेस। ठीक है, हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उनका प्रोसीजर भी वही होता है, इम्पीचमेंट जैसा ही प्रोसेस होता है। और सीएजी का भी वही सेम प्रोसेस होता है, ऐसे नहीं हटा सकते उनको। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल है उसको आराम से ऐसे जब चाहेगा तब प्रेसिडेंट हटा देगा। प्रेसिडेंट, एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जहाँ प्रेसिडेंट लिखा है तो प्रेसिडेंट क्या है, वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह लेता है, तो मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो कह दिया उनको मानना रहता है। तो जहाँ पे प्रेसिडेंट लिखा है, ये समझिए कि काउंसिल ऑफ स्टेट है, मतलब ये समझिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो अटॉर्नी जनरल है उसको कौन हटाता है, प्रेसिडेंट, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेंगे भैया इनको हटाओ तो हटा देंगे वो। 226 क्या है, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट। देखिए आर्टिकल 32 था, सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी करता था कि किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। 226 में ध्यान देने वाली बात है, कई बार पूछा है, 226 में जो है ना, जो हाई कोर्ट इशू करता है रिट्स, ये हाई कोर्ट का जो एरिया वाइडर है, मतलब जो भी उस टेरिटरी में आ रहा होगा, जैसे मान लीजिए यूपी का हाई कोर्ट है तो यूपी वाले में, लेकिन ये है कि जो हाई कोर्ट जो आर्डर ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बेसिस पे नहीं करता है, और भी रिट्स जारी कर सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होगा तो रिट इशू करता है। ठीक है, तो एक तरह से ये जो हाई कोर्ट का जो स्कोप है ज़्यादा है थोड़ा। 233 क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है इसके तहत 233 के। और देखिए ये पंचायती राज है तो 243 जो है, ये दो सारे 243 वाले आर्टिकल 200 पंचायती राज से रिलेटेड हैं। तो 243 ए जो है ना, ये ग्राम सभा का कॉन्स्टिट्यूशन के लिए करता है। और ये इम्पोर्टेंट है, इसमें देखिए 243 डी जो है, 243 डी और 243 डी में क्या होता है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमन, जो महिलाएं हैं उनका मिनिमम जो पंचायत में मिनिमम 1/3 वुमेन होनी चाहिए मिनिमम। जैसे बिहार है वहाँ पे तो 50% है, तो ये मिनिमम कितना होना चाहिए, 1/3 वुमेन होना चाहिए। यूपी में क्या है 1/3, मतलब 33% रिजर्वेशन है किसके लिए, वुमेन के लिए। तो 243 डी ये कई बार पूछा है। और ये भी पूछा है इलेक्शन ऑफ पंचायत, मतलब देखिए 243 के एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, जो पंचायत है इनका चुनाव कराना। तो 243 के पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज, मतलब जैसे कि उनका चुनाव करवाता है कौन,
ये है स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है कौन सा है, 243 के। और इसी तरीके से स्टेट फाइनेंस कमीशन कई बार पूछा है, 243 आई फाइनेंस कमीशन और के इलेक्शन कमीशन। 249 देखिए 243(9) जो है ना कि जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेट कर सकता है स्टेट लिस्ट में। जैसे आपको पता है कि जो शेड्यूल 7 है उसमें 3 लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट और एक सेंटर की जो लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में कानून कौन बनाता है, स्टेट बनाता है, लेकिन पार्लियामेंट उस पर भी कानून बना सकती है। कैसे, अगर राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी से अगर ये पास कर दे कि ये, तो पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है और ये लॉ 1 साल के लिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 249, कई बार पूछा है, 7-8 बार पूछा है एग्जाम में। 249 क्या, कौन सा आर्टिकल 249, इसमें क्या है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पे जो पार्लियामेंट है कानून बना सकता है। कौन सा आर्टिकल प्रोविजन देता है, 249। और 243 क्या कहता है, 253 देखिए, स्टेट ना मतलब जो यूनियन है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे यूनियन लिस्ट में हो, कॉन्करेंट लिस्ट में हो, स्टेट लिस्ट में हो, कहीं पे भी हो, 253 पे के बेसिस पे कानून बना सकता है। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट है, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है और उसको इफेक्टिव बनाने के लिए 253 आर्टिकल ये प्रोविजन करता है कि कोई भी कानून सेंटर बना सकता है, सेंटर कोई भी कानून बना सकता है अगर किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट को फोर्स में लाना है तो, ठीक है, कोई किसी भी स्टेट से परमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है, 253। तो 249 253 कई बार पूछा है। 263 कई बार पूछा है। 263 क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बताता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। आर्टिकल कौन सा है, 263। 263 इंटर स्टेट काउंसिल। अच्छा, इंटर स्टेट काउंसिल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो प्रेसिडेंट होता है। ये पूछा 2016 में शायद पूछा है कि इंटर स्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो प्रेसिडेंट इंटर स्टेट काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। और इंटर स्टेट काउंसिल देखिए प्रोविजन तो था कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बहुत बाद में 90s में जाके इफेक्ट में आया है, बनाया गया है। और ये सरकारिया कमीशन, इंटर स्टेट काउंसिल के लिए कौन सा कमीशन, तो सरकारिया कमीशन। ये शायद पिछली बार ही पूछा था 21 या 22 में कभी। तो इंटर स्टेट काउंसिल मतलब सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन से कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। 267 अभी शायद 2023 में ही, पीछे 23 में ही आया था। 267 क्या है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देखिए 266 होता है ना, वो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266, इसमें लिखा नहीं, 266 मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और उसमें ना जो भी पैसा निकलेगा तो वो पार्लियामेंट के अप्रूवल से निकलता है। और जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, ये किसी आपदा से निपटने के लिए, इसको ना ये प्रेसिडेंट के उसमें होता है, तो जो एग्जीक्यूटिव निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ऑल ऑफ सडन कोई जरूरत पड़ी, पहले 500 करोड़ था इसमें, तो लेकिन जब ये कोरोना आया ना, तो कोरोना के टाइम पे ये जरूरत पड़ी कि कंटिजेंसी फंड में फंड ज़्यादा होना चाहिए, तो अभी 30,000 करोड़ कर दिया गया है। 2023 में आया था ये आर्टिकल, कौन सा है, कंटिजेंसी फंड के लिए। तो 267 क्यों आया था, क्योंकि वही जो चेंज हुआ था, 500 से 30,000 करोड़ कर दिया गया है किसमें, कंटिजेंसी फंड में। 280 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 280 आर्टिकल क्या है, फाइनेंस कमीशन की बात करता है। 280 मतलब जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करेगा हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अभी वो NK सिंह साहब थे पिछली बार। 212 आर्टिकल 312 क्या कहता है, ऑल इंडिया सर्विसेज, मतलब ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करना है तो राज्यसभा अगर 2/3 मेजॉरिटी से रिकमेंड कर दे कि एक ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करना चाहिए, तो क्रिएट करेगा कौन, पार्लियामेंट ही ला बनाएगा, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी चाहिए रहती है, राज्यसभा की। तो आर्टिकल 249 और 312 ये क्या करते हैं, राज्यसभा अगर अप्रूवल दे देती है 2/3 मेजॉरिटी से, तो पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 312 में कोई भी ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट की जा सकती है। ऑल इंडिया सर्विस मतलब जैसे IAS, ठीक है, ठीक, IFS, इस टाइप की सर्विसेज। 315 क्या है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन। जो आर्टिकल 315 क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोविजन करता है। अब देखिए ये बहुत बार पूछा है, आर्टिकल 315 मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, ठीक है, यूनियन और स्टेट्स के लिए, मतलब
पब्लिक सर्विस कमीशन होगा यूनियन का, स्टेट के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, जैसे यूपीएससी और यूपीपीएससी, ठीक है। आर्टिकल 323A, 323A में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में है, ये भी कई बार पूछा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में कौन सा आर्टिकल है, 323A। फिर 324 क्या है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन होगा, आप देखिए इलेक्शन कमीशन पहले तो एक सिंगल बॉडी थी, एक इलेक्शन कमीशन होता था, अभी क्या है कि 3 लोग हैं, तो एक इलेक्शन कमीशन होता है, उसको कहते हैं चीफ, एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो एक इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में रहते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका रिमूवल वगैरह तो देखिए जैसे हाई कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी उस हिसाब से होता है, लेकिन जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, तो प्रेसिडेंट हटा सकता है उनको इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सलाह से। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें। और 326 क्या है, 326 में क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, ये समझिए 326 का मतलब क्या है कि वो जो सबको वोट देने का अधिकार है, इस तरह से। 330 इंपॉर्टेंट आर्टिकल कई बार पूछा है, 330 में क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, शेड्यूल का SC ST का जो लोकसभा में रिजर्वेशन है वो 330 के तहत आता है, 330 के तहत। और 332 में क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स SC ST के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। तो अब देखिए जो 330 है वो तो है कि लोकसभा में, और 332 है वो विधानसभा में SC ST के लिए रिजर्वेशन के लिए प्रावधान है। इनके बीच में 330 और 32 से भी 331 एक आर्टिकल था, और फिर आगे 333 था। इसमें क्या है, एंग्लो इंडियन का प्रावधान था। तो एंग्लो इंडियन अगर प्रेसिडेंट, जैसे 331 में क्या है कि 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था, और इस तरह से 333 में एक एंग्लो इंडियन गवर्नर विधानसभा में। लेकिन ये 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको खत्म कर दिया गया है। तो अब ये एंग्लो इंडियन वाला जो प्रोविजन है वो खत्म हो गया है, ठीक है। 338 क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। 338 क्या है, SC के लिए है, और 38A, पहले ये 38 ही था, बाद में इसको अलग अलग कर दिया गया। 338 SC के लिए कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर SC, और 338A नेशनल कमीशन फॉर ST, और अभी जुड़ा गया है 338B नेशनल कमीशन फॉर OBC, ठीक है। और 343 क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, ठीक है। 343 लैंग्वेज के बारे में है, ठीक है। तो 350A ये कई बार पूछा है, क्या है ना कि जो स्टेट है ना वो मदर टंग में, जो प्राइमरी स्टेट का एजुकेशन है वो मदर टंग में दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई जो मातृभाषा में है, जो बच्चों को, छोटे बच्चों को जो एजुकेशन होगा मातृभाषा में, ठीक है। और 351 क्या है, इसमें ना हिंदी भाषा के डेवलपमेंट के लिए, जो हिंदी भाषा के डेवलपमेंट का प्रावधान है कि जो स्टेट है इसकी डेवलपमेंट की कोशिश करेगा। और 332 ये इमरजेंसी का प्रोविजन रहता है। आर्टिकल 332 सॉरी आर्टिकल 352 क्या है, 352, आर्टिकल 352 इमरजेंसी का प्रावधान करता है, नेशनल इमरजेंसी। 352 मतलब नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है, ठीक है। एक तो इनफेमस इमरजेंसी जानते ही होंगे आप, वो जो इंदिरा गांधी ने लगाया था, और बाकी 2 बार और लग चुका है वार के टाइम में, ठीक है। 356 क्या है, तो 356 में क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये जो स्टेट में लगाते हैं राष्ट्रपति, क्या कहते हैं, समटाइम्स क्या होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर को अगर मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्ड हो जाती है तो ये राष्ट्रपति शासन यहाँ ये लगाते हैं 356 के तहत, ठीक है। तो और 360 क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी। अच्छा 356 ना सरकारिया कमीशन ने भी, और बहुत सारे लोगों ने, बहुत ये है कि 356 का मिसयूज बहुत होता है। जैसे मान लीजिए सेंटर में अलग गवर्नमेंट है, स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, तो कहीं किसी न किसी बहाने उसको जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें राष्ट्रपति शासन लगा लेते हैं होता है। फिर उसमें क्या होता है, राज्यपाल जो होता है वो सर्वोपरि हो जाता है, मतलब जो वहाँ का जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो पार्लियामेंट लॉ बनाने लगती है फिर, ठीक है, पार्लियामेंट। और 360 क्या है, प्रोविजन टू फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगा है, इवन कोविड टाइम में भी हमें लग जाएगा, लेकिन नहीं लगा है आज तक, कभी नहीं लगा। कौन सा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। बाकी ये इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है, और ये जो 356 है इसका तो बहुत 100 से भी ज़्यादा मिस यूज हुआ बहुत बार।
यूज और मिस यूज जैसा भी कहें। और 360 क्या है, अभी तक कभी नहीं लगा है, इसको कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी, जैसे फाइनेंशियल क्रंच हो गया कभी इस टाइप का, तो इसमें क्या है कि जो सैलरी वगैरह रिड्यूस कर सकते हैं ऐसे, लेकिन कभी हुआ नहीं। इवन जब कोरोना के टाइम में भी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। 368 क्या, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। जानती हैं 368 में पावर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, किसको, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। ठीक है, उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। अब देखते हैं शेड्यूल। तो पहला शेड्यूल क्या है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरियल डिमार्केशन। पहला शेड्यूल क्या कहता है कि जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, तो उनका डिमार्केशन क्या है, जो बाउंड्रीज हैं और क्या है, कितना एरिया है, सारा डिटेल रहता है फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल में क्या है कि सैलरीज हैं, जो भी सैलरीज हैं वेरियस अथॉरिटीज़ की, ठीक है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज रहती हैं। तो पहला क्या है कि स्टेट का और यूनियन का, जो भी भारत देश है उसका डिमार्केशन है और डिटेल है, भारत का नाम क्या है और क्या क्या स्टेट्स हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, क्या एरिया है, ये सारा। सेकंड में क्या है, सैलरीज का है, कितना सैलरी, कौन 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 कैसा कैसा। थर्ड में क्या है, थर्ड शेड्यूल में क्या है कि ओथ एंड परमिशन, कौन कैसे, मतलब जैसे कि शपथ ओथ लेगा, ठीक है, इसका सबका प्रारूप दिया हुआ है, सीजीआई का क्या होगा और ठीक है इनका सीएजी का क्या होगा, इस टाइप का। फोर्थ शेड्यूल में क्या होता है कि जो राज्यसभा है उसमें सीटों का बंटवारा कैसे होगा। तो जनरली ये पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है और फिर उसका फॉर्मूला है कैसे कैसे एक एक सीट बढ़ता है, तो ये अलग है। ये देखिए जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है ना, जब किस में कितनी सीट, जैसे यूपी में राज्यसभा में 31 सीट हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में 19 है, तो इस तरह से ये मैच करने के लिए देता है। तो आपको ना मोटा मोटा याद होना चाहिए सबका। नॉर्थ ईस्ट वाला सबका एक ही उधर रहता है, ज़्यादा नहीं। फर्स्ट शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल में क्या होता है, तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड एरिया, जो शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया है ना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन फिफ्थ शेड्यूल में होता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरिया जो होता है फिफ्थ शेड्यूल में है। और सिक्स शेड्यूल में क्या होता है कि जो जो ट्राइबल एरिया ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको हम एटीएम कह सकते हैं, एटीएम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन है सिक्स शेड्यूल में है। अभी जो क्या नाम है इसका, यूटी बना है जम्मू कश्मीर से हटके, लद्दाख, लद्दाख में बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, वो लोग इसमें सिक्स शेड्यूल में आने के लिए मांग कर रहे हैं कि हमको भी सिक्स शेड्यूल में डालो। ठीक है, इससे क्या होता है, कल्चर प्रिजर्व होता है। ठीक है, और वहाँ पे ना जो बाहर से लोग बहुत ज़्यादा जाके बस जाते हैं और फिर वहाँ का जो ट्रेडिशन है वो सब डिस्टर्ब होता है, तो उसके लिए। ठीक है, तो बाकी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तो है, ये लोग चाहते हैं लद्दाख वाले कि हम भी सिक्स शेड्यूल में आ जाएं। सेवन शेड्यूल में क्या है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन स्टेट, यूनियन और स्टेट्स में जो पावर का डिवीजन है तो क्या है, तो देखिए, तो ये कौन किस में कानून बनाएगा, इसके लिए भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना वहाँ पे। तो ये लिस्ट है, जो यूनियन लिस्ट है, तो जो इसमें यूनियन का कानून बनाएगा। और ओरिजिनली देयर वर 97 सब्जेक्ट, पहले 97 सब्जेक्ट थे, अभी 98 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब एक बढ़ गया है। दूसरा है, दूसरा क्या है आर्टिकल, तो ये है स्टेट लिस्ट। ओरिजिनली इसमें हाँ, तो यूनियन लिस्ट में ओरिजिनली कितने 97 सब्जेक्ट थे, अभी कितने हैं 98 हैं। स्टेट लिस्ट में ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट थे, अभी 59 है, मतलब कम किया गया है स्टेट लिस्ट को। स्टेट लिस्ट में जो कानून कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा। यूनियन लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट है, ओरिजिनली 47 थे, अभी 52 हो गए हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों कानून बना सकते हैं, यूनियन और स्टेट। लेकिन अगर दोनों ने कानून बनाया है और अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो यूनियन लिस्ट, जो यूनियन ने कानून बनाया है, मतलब सेंटर ने, तो वो प्रिवेल करेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी लिस्ट में अगर कोई स्टेट लिस्ट में भी है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, अभी आपने देखा 253, 253 के हिसाब से क्या है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इन्फोर्स करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कोई भी कानून बना सकती है, किसी से पूछने और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आठवां शेड्यूल क्या है, तो लैंग्वेजेस जो रिकॉग्नाइज्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो हैं। ओरिजिनली 18 थी, अभी कितनी हैं, 22 हैं। हाँ, तो नाइन्थ शेड्यूल में क्या है कि ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 द्वारा जोड़ा गया था, और ये इसमें ना एक तरह से भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन का प्रावधान था। शुरू में इसमें 13 कानून थे, लेकिन अभी 282 कानून हो गए हैं।
ये 9 शेड्यूल में क्या है कि अगर कोई भी कानून इसमें चला जाता है तो जुडिशियल रिव्यू नहीं होता उसका। पहले था, लेकिन केशवानंद भारती 1973 के बाद एक जजमेंट आया कि उसके बाद जो केशवानंद भारती केस के बाद जो भी कानून अगर इसमें डाला जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इस बेसिस पे कि अगर वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट करेगा तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा। तो कब से, जो केशवानंद भारती केस है उसके पहले वाले जो हैं वो तो एज इट इज़ हैं, कोई इशू नहीं। उसके बाद अगर कोई भी कानून इसमें डाला जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, उसके पहले जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था। 10th शेड्यूल में क्या है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के से रिलेटेड है। ये 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा? 10th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में क्या है, तो ये पंचायत से रिलेटेड है। इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं और ये 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1952 में जोड़ा गया था। और लेकिन इफेक्ट आया था 24 अप्रैल 1993 से, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट हैं? 29 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। 12th शेड्यूल क्या है? 12th शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट हैं। 74वां अमेंडमेंट है 1992। अच्छा देखिए, 73वां 74वां दोनों साथ साथ हैं 1992 में, और जो 73वां है पंचायती राज से है रिलेटेड, और 74वां है वो किससे रिलेटेड है? तो 74वां रिलेटेड है म्यूनसिपालिटी से। तो 11th शेड्यूल 73वां, 12th शेड्यूल 74वां, ठीक है। 11th शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट हैं पंचायती राज से रिलेटेड, और 12th शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट हैं म्यूनसिपालिटी से, मतलब अर्बन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो 11th 12th, 11th को पंचायती राज, 12th को म्यूनसिपालिटी, पीएम ऐसे करते हैं, 11th 12th पीएम, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं वेरियस पार्ट्स। पहला क्या है? यूनियन एंड टेरिटरी। जो यूनियन है, टेरिटरी है, इसका क्या होगा? जैसे कि पार्ट 1 में है 1 से 4 आर्टिकल्स हैं, ये सारा यूनियन और टेरिटरी के बारे में है। दूसरा सिटीजनशिप से रिलेटेड है। पार्ट 3 क्या? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, और इसमें 12 से 35 आर्टिकल हैं, 12 में से 35वां तक। चौथा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी हैं। कौन सा पार्ट? चौथा। भाग 4 में डीपीएसपी हैं 36 से लेके 51 तक, ठीक है, आर्टिकल हैं। 4A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो एक ही आर्टिकल है 51वां ए। इसमें 10 ड्यूटीज पहले थी, बाद में एक और जुड़ी गई, तो अभी फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है? 11 हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हैं, और ये स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उसके द्वारा 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया था। कौन सा? फंडामेंटल ड्यूटी। 5वां क्या है? यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है। 6वां क्या है? स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। 6वां क्या है? स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और 7वां क्या है? 7वां देखिए रिपील्ड हो गया है। 8वां क्या है? यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड है, 239 से 242 तक। 9वां है पंचायत से रिलेटेड है, 243 से लेके 243 तक ये आर्टिकल्स हैं इसमें। और ये जो इसमें देखिए चार, इसके जो 243D है वो वोमेन से रिजर्वेशन से रिलेटेड है। 100 मतलब 1/3 वोमेन रिजर्वेशन है। महिलाओं का रिजर्वेशन कितना है? 1/3। कौन सा आर्टिकल है? 243D। और इस तरह से 243K जो है वो इलेक्शन कमीशन, जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है, जो पंचायत का चुनाव कराता है, उससे रिलेटेड है। पंचायत और म्यूनसिपालिटी दोनों का चुनाव कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। और ये होता है 243K। और 243I क्या है? स्टेट फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, ठीक है। और 9th A जो है म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड है, 9th B है कोऑपरेटिव से रिलेटेड है। 10th शेड्यूल क्या है? 10th पार्ट क्या है? तो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आर्टिकल क्या है? 244 से 244A। 10th शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। 11th क्या है? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। कौन सा पार्टिकल, कौन सा भाग है? 11वां भाग, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, मतलब स्टेट्स और यूनियन का जो रिलेशन है वो भाग 11 में दिया हुआ है। 245 से लेके 263 आर्टिकल्स हैं। देखिए 263 आर्टिकल कौन सा है? इंटर स्टेट काउंसिल वाला। 12वां क्या है? फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ठीक है। ये 12वें भाग में है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं। कौन से? देखिए 264 से लेके 300A तक। 300A में क्या है? देखिए जो पहले
जो फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, वो हट के अब 300A में आ गया है। राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट ना होके ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। और देखिए इसी में 280 आएगा। 280 क्या है? फाइनेंस कमीशन के बारे में है। 13वां क्या है? ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटर कोर्सेज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ये वाला पार्ट, ट्रेड, कॉमर्स, ये है ना, ठीक है। 301 से 307 तक। 15वां क्या है? सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन और स्टेट्स के अंडर जो सर्विसेज होंगी वो डिफाइंड की गई हैं, कंडीशन वगैरह देखिए 308 से लेकर 323 तक। अब देखिए 312 इसी में क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज आएगा। 315 है जो सर्विस कमीशन आता है, स्टेट सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। कितने डिफाइंड है? 315 में। ये 15वां भाग क्या है फिर? भाग 15 में सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, सॉरी 14वां क्या है? सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। 14वां ये ट्राइब्यूनल्स के बारे में है। 15वां इलेक्शन से रिलेटेड है। 15वां क्या है? इलेक्शन से रिलेटेड, 324 से लेकर 329 से। तो 324 में क्या है? तो इलेक्शन कमीशन के बारे में डिफाइंड है। और इलेक्शन कमीशन होगा वो दैट विल कंसिस्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा ये, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसका हटाने का प्रोसीजर वही होता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है, लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं 2, उनको प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हेल्प के एडवाइस के बाद हटा सकता है। 16वां स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, जैसे देखिए 330 से 342 तक है आर्टिकल इसमें। स्पेशल प्रोविजन किसके लिए है? 330 में SC/ST का लोकसभा में, 332 है 332 में SC/ST का राज्य के विधानसभा में, ठीक है। 331 और 333 हटा दिए गए हैं 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। उसमें क्या था? एंग्लो इंडियन का प्रोविजन था। 17वां ऑफिशियल लैंग्वेज है 343 से लेकर 351 तक, ठीक है। और जो 18वां है इमरजेंसी प्रोविजन है 352 से लेकर 360 तक। 352 में क्या है? नेशनल इमरजेंसी है। और 360 में क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी है, मतलब वित्तीय आपातकाल है। और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं मिसलिनियस आर्टिकल है 361 से 367। फिर 19वां में मिसलिनियस है। 20वां में क्या है? अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, एक ही आर्टिकल है। 20वां पार्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये इसमें आर्टिकल है 368। 11वां क्या है? टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन है। और 22वां क्या है? शार्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टैक्स इन हिंदी, और जो रिपील्स हैं 393 से 395। देखिए कमेंसमेंट मतलब जो पार्ट 20 है ना, पार्ट 20 में ही डिफाइंड दिया गया है कि संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 से लागू होगा, यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये यूजफुल रहेगा आपको ये वाला लेक्चर। और तो एक दो बार देख लीजिए, फास्ट स्पीड करके देख लीजिए, और ये याद आ जाएगा। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।